नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने मंगलवार को ट्वीट किया कि राहुल गांधी 29 से 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल और चुरचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। बता दें, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पूर्वोत्तर के राज्य में जारी हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा था कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है और सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच एबीपी सी वोटर का सर्वे इसको लेकर आया है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। एबीपी सी वोटर सर्वे के अनुसार भाजपा को 106 से 118 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि 108 से 120 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बसपा इस साल मध्य प्रदेश में अपना खाता खोलती है तो उसे 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा सर्वे में वोट शेयर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का भी पता चला है। दोनों पार्टियों को कुल वोटों का शेयर 44% मिलने की संभावना जताई जा रही है और बीएसपी को 2% और अन्य को 10% वोट मिल रहे हैं। बता दें, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 203 सदस्यीय सदन में 114 सीटें जीती थीं, जो कि भाजपा की 109 सीटों से 5 अधिक थी। हालांकि सामान्य बहुमत हासिल करने से कम होने के बावजूद कांग्रेस ने 4 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाई, लेकिन बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो शिवराज सिंह चौहान सरकार में आ गए। सी वोटर सर्वे में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया तो शिवराज और कमलनाथ को लगभग बराबर वोट मिले हैं। शिवराज को 37% लोगों ने वोट किया, जबकि कमलनाथ को 36% लोगों ने वोट किया है। इसके अलावा सिंधिया को 12% और दिग्विजय सिंह को 1% लोगों ने वोट किया। एक अन्य सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है। इसमें शिवराज हल्के से वोट से पिछड़ गए। कमलनाथ के लिए जहां 44% लोगों ने वोट किया तो शिवराज को 42% लोगों ने वोट किया। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जिसमें 33% लोगों का कहना है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 16% का कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को 7% लोगों ने वोट किया, बुनियादी सुविधाओं को 7% और 18% लोगों का कहना है कि स्थानीय मुद्दा बड़ा मुद्दा है। एबीपी सी वोटर सर्वे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कैसे जीतेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा प्रदेश करप्शन में नंबर 1 है। 50% करप्शन का जीता जागता उदाहरण अभी सचिवालय में जो फाइलें जली, 3 बार 3 चुनाव और 3 बार सचिवालय में आग, ये हमारे मध्य प्रदेश का मॉडल। उन्होंने कहा कि कुपोषण में हम नंबर 1 हैं, महिला अत्याचार में हम नंबर 1 हैं। लोकतंत्र में जो विधायकों की मंडी लगी वो मध्य प्रदेश में लगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार हैं, पेपर लीक होना हो, पीएससी के एग्जाम होना हो, सरकारी नौकरियों का खाली होना हो या व्यापम का कलंक हो, ये बार बार मैसेज देता है कि शिवराज जी ने जो हठ धर्मिता की उसके खिलाफ मध्य प्रदेश का आम जन हो गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 150 से 155 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि चुनावी बेला में कुछ दल वोटरों को बरगलाने के लिए गारंटियां देकर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। देश में 20 लाख करोड़ से ज्यादा के घपले घोटाले करने वाली एवं एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाली पार्टियां गलबैयां कर रही हैं। मैं भी गारंटी दे रहा हूं, ऐसे दलों के घपले घोटालेबाजों को जेल पहुंचाने में देर नहीं करूंगा। पीएम मोदी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग फोटो सेशन के लिए एकजुट हुए थे। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी दलों में बेचैनी साफ दिख रही है। विदेशी यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज मंगलवार को मध्य प्रदेश में चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने एमपी चुनाव के मद्देनजर समान नागरिक संहिता से लेकर भ्रष्ट विरोधियों को जेल भेजने की गारंटी के साथ अपना अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भोपाल में चुनावी बिगुल फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सवाल किया कि अगर 3 तलाक इस्लाम से अलग नहीं है तो मुस्लिम बहुल देशों में इसका पालन क्यों नहीं है।
मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 3 तलाक का चलन क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि मिस्र, जिसकी 90% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, ने 80 से 90 साल पहले 3 तलाक को खत्म कर दिया था। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग नियम काम नहीं करते हैं और एक देश 2 कानून पर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से कैसे देश चल पाएगा? उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस, एआईएम, जेडीयू, डीएमके जैसी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसी चीजों पर जवाब नहीं देते हैं। उनका बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पीएम के बयान पर कहा, प्रधानमंत्री खुद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना था तो 9 साल से उनकी सरकार है, पहले ही कर सकते थे। जैसे ही चुनाव आता है उन्हें ये सब चीजें याद आ जाती हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। त्यागी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सभी पार्टियों और स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते मंगलवार को दिल्ली के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा की थी, जिसकी एक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल निकली है। दरअसल इस तस्वीर में दिख रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़े खड़ी हैं और अंदर पुजारी पूजा करा रहे हैं, यानी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। जबकि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान की भी तस्वीर ट्वीट की जा रही है, जिसमें दोनों अलग अलग समय पर मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने के कारण राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर के गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। द दलित वॉइस नाम के ट्विटर हैंडल ने अश्विनी वैष्णव और राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीरें ट्वीट की हैं और लिखा है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री अनुमति, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति अनुमति नहीं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने भी द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं और मूर्तियों को छू रहे हैं, लेकिन ये चिंता की बात है कि इसी मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू, जो भारतीय गणराज्य की पहली नागरिक हैं, को बाहर से पूजा करने दिया गया। उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है और ये भी कहा कि इस मामले में शामिल पुजारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भारत राष्ट्र समिति के वाई.एस. रेड्डी ने भी ट्वीट कर ऐसे ही सवाल उठाए हैं। मां विकास अघाड़ी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बी.आर. अम्बेडकर को कोट करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीबीसी ने मंदिर के पुजारियों से बात की। उन्होंने कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में वही पूजा कर सकते हैं जिसको हम महाराजा के रूप में वरण यानी आमंत्रित करते हैं। जिसे वरण किया गया है वो अंदर आकर भगवान के सामने प्रार्थना और पूजा करेंगे और फिर झाड़ू लगाकर वापस जाएंगे। राष्ट्रपति जी व्यक्तिगत तौर पर भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर आई थी, तो वो कैसे अंदर जाएंगी? इसीलिए वो अंदर नहीं आई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने के बाद ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सोमवार को व्हाइट हाउस ने निंदा की है। बता दें, सबरीना ने पीएम मोदी से उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव और मानवाधिकार से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल पूछा था। वहीं व्हाइट हाउस के सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाकर की गई ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में कहा, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसे पिछले हफ्ते पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे ने बाद में कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी पत्रकार को डराने, धमकाने या परेशान करने के किसी भी प्रयास की निंदा करते हैं। बता दें, व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी से सवाल पूछा गया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब के सत्र में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं।
इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर व्हाइट हाउस ने जवाब दिया। भारतीय सेना ने लोगों से हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के उसके प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया है। सेना ने कल देर शाम कहा कि मणिपुर में महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर पूर्वोत्तर राज्य में सड़कों और रास्तों को रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के अभियानों में बाधा डाल रही हैं। सेना ने ट्विटर पर ऐसे उदाहरणों वाला एक वीडियो साझा किया जिसमें पिछले सप्ताह का गतिरोध भी शामिल है, जब सेना को मणिपुर के इथम गांव में 1200 लोगों की महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ से घिरे होने के बाद नागरिकों की जान बचाने के लिए 12 उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा था। भारतीय सेना का कहना है कि स्थानीय महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर उनका रास्ता रोकती हैं और सुरक्षा बलों के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं। ये न केवल गैर कानूनी बल्कि राज्य की कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। आईसीसी ने इस साल भारत की मेजबानी में होने जा रहे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगी और फाइनल मुकाबला भी यहीं खेला जाएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का गवाह भी अहमदाबाद स्टेडियम ही होगा। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए चलने वाली प्रतियोगिताओं के लिए भारत के 10 शहरों के स्टेडियम चुने गए हैं, लेकिन मोहाली, नागपुर, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के मैदानों को वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए न चुनने पर सोशल मीडिया में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर लोग कई सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वर्ल्ड कप मैच के आयोजन स्थलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 के मैच के वेन्यू की सूची में तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब, जिसे कई लोग भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम मानते हैं, को ना देखकर दुखी हूं। अहमदाबाद देश की नई क्रिकेट राजधानी बनता जा रहा है, लेकिन क्या 1 या 2 मैच की मेजबानी केरल को नहीं मिल सकती थी? वहीं पंजाब के खेल मंत्री ने कहा है कि वो मोहाली को मेजबानी के लिए ना चुने जाने का मुद्दा बीसीसीआई के सामने उठाएंगे। बता दें, इस साल चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल का फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का मंगलवार को ऐलान हो गया। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत आईसीसी के कई अधिकारियों की मौजूदगी में शेड्यूल की घोषणा की गई। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। वहीं 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 8 टीमों को सीधे एंट्री मिली है। वहीं 2 टीमें जिम्बाब्वे में चल रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद तय होंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस के लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने बीते शनिवार को हुए विद्रोह के लिए वैगनर गुट के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे रूस को खूनी संघर्ष में डूबा हुआ देखना चाहते थे। पुतिन ने कसम खाई कि इस विद्रोह के आयोजकों को वह न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। हालांकि पुतिन ने आम वैगनर सैनिकों को देशभक्त बताया और कहा कि उन्हें रूसी सेना में भर्ती होने, बेलारूस या अपने घर लौटने की अनुमति होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।